हेलो दोस्तों, आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट, नो लोड टेस्ट और डीसी रेसिस्टेंस टेस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और उसी के बेस पर न्यूमेरिकल है, ऐसा कह सकते हैं। चाहे हो सकता है वह शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हो या डीसी रेसिस्टेंस टेस्ट से या फिर नो लोड टेस्ट से न्यूमेरिकल हो। ऑलरेडी अगर ऐसा पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, कह सकते हैं कि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल को कोशिश किया है उसको सॉल्व करवाने का, और होप सो आपने सॉल्व किया होगा। इसके पहले भी जब आप ट्रांसफार्मर पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम में भी आप उसको सॉल्व किए होंगे, लेकिन पिछले लेक्चर में भी हमने नो लोड टेस्ट से, जिसमें कि एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस को आप किस प्रकार से अलग कर सकते हैं या फिर कैसे आप कोर लॉस को फाइंड कर सकते हैं, ये सारा चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ था और उस हिसाब से आपने उसको सॉल्व किया होगा। ठीक, आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि डीसी रेसिस्टेंस टेस्ट हमने पढ़ा था, उसमें रेसिस्टेंस को हम लोग टेस्ट करते हैं वोल्ट मीटर एमीटर मेथड से या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज से या केल्विन डबल ब्रिज से। इस तरह से हम लोग रेसिस्टेंस को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। और मेज़र करने के बाद मैंने बोला था कि चूँकि रेसिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का टेम्परेचर वेरिएंट होता है, टेम्परेचर के हिसाब से वह चेंज करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करेगा, ठीक उस टेम्परेचर के अलोंग कह सकते हैं कि उसके साथ साथ में रेसिस्टेंस भी वैरी करेगा। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि रूम टेम्परेचर जो है, रूम टेम्परेचर मेज़र करना ज़रूरी है जब आप रेसिस्टेंस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर दिया जाता है जो कि BIS के द्वारा दिया हुआ है। उस स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे जो रेसिस्टेंस आप मेज़र करते हैं उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग वही देखेंगे कि किस प्रकार से उसको कन्वर्ट करते हैं और कैसे वह सॉल्यूशन आएगा, किस प्रकार से, तो समझते हैं उसे हम। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि वाइंडिंग रेसिस्टेंस मेजरमेंट टेस्ट वेर कैरिड आउट ऑन ए 2 kVA 230/115 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर अप्लाइंग ए लो वोल्टेज DC एंड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर टेकन। देखिए, एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर था जिसका कि वोल्टेज रेटिंग कह सकते हैं 230/115 वोल्ट है। अब समझिएगा, ये 230/115 वोल्ट है, इसका मतलब ये क्या हो गया, E1/E2। क्लियर है, E1/E2। इसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर पढ़े होंगे, याद है अगर आपको, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हम लोग K से डिनोट करते थे और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है N2/N1 या फिर E2/E1 इक्वल टू I1/I2। ये हमारा क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है ट्रांसफार्मर का। ये आपने पढ़ा है ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, N1/N2 कह लीजिए, या फिर चूंकि वोल्टेज रेटिंग में दिया हुआ है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, E1/E2। तो क्वेश्चन से हम लोग को क्या दिया हुआ है, आप ये पहले जान जाइए। E1/E2 दिया हुआ है जो कि कितना है, 230/115। ठीक है, ये दिया हुआ हमको, इसको आप कैंसिल कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है इसका कोई यूनिट नहीं होगा, चूँकि ऊपर भी वोल्टेज है और नीचे भी वोल्टेज है, और दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर फाइनली डायमेंशन लेस रहेगा, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है यहाँ तक। अच्छा, और ट्रांसफार्मर का रेटिंग कितना है, 2 kVA। ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, इसलिए ये 230/115 वोल्ट का है। ठीक है, अगर इसी में 3 फेज रहता तो ये हो सकता है 11 kV/0.433 kV हो सकता था, या फिर 33 kV/11 kV, इस तरह से हो सकता था। तो हम लोग क्या किए, लो वोल्टेज DC सप्लाई को देकर हम लोग DC रेसिस्टेंस टेस्ट किए और कुछ ऑब्जर्वेशन मिला। ऑब्जर्वेशन के नाम पे आपके पास क्या है, देखिए, चूंकि वोल्ट मीटर और एमीटर मेथड यूज़ किए थे हम लोग रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो यहाँ पे क्या है, प्राइमरी करंट IP जो है 8 एम्पियर मिला, और फिर VP कह सकते हो जो प्राइमरी वोल्टेज है वो भी मिला 8 वोल्ट। यहाँ पे देखते हैं सेकेंडरी करंट कह सकते हो आपको 16 एम्पियर मिला, और फिर प्राइमरी वोल्टेज कहिए कितना मिला, 4 वोल्ट मिला। क्लियर, तो ये वोल्टेज हम लोग क्या किए, मेजर किए। जो एम मीटर और वोल्ट मीटर रहता है, उस वोल्ट मीटर और एम मीटर के सहारे हम लोग क्या किए, वोल्टेज को और करंट को, दोनों साइड का कह सकते हैं, प्राइमरी साइड भी और सेकेंडरी साइड भी हम लोग क्या किए, मेजर किए। ठीक है, और एक चीज़ आपको मैंने बोला था कि जब कभी आप रेसिस्टेंस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे तो रूम टेम्परेचर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब कितने रूम टेम्परेचर पे आप टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हो वह बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बेस पर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस को।
रूम टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब ये जो टेस्ट किया होगा ये कितने डिग्री सेल्सियस पे किया हुआ होगा, 25 डिग्री सेल्सियस पे। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी एट 75 डिग्री सेल्सियस। पढ़े होंगे आप ट्रांसफार्मर में कि रेसिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड और रेसिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी साइड, दोनों साइड आप रेसिस्टेंस को क्या कर सकते हो, एक मतलब रेफर कर सकते हो, इन द सेंस कह सकते हो कि सेकेंडरी के रेसिस्टेंस को आप प्राइमरी के साइड ला सकते हो या फिर प्राइमरी के रेसिस्टेंस को आप सेकेंडरी के साइड ला सकते हो। आइए हम क्वेश्चन को देख लिए क्वेश्चन। अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं कि कैसे सॉल्यूशन किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे E1/E2 हमारा 2 आ गया है। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं कि हम RP मतलब प्राइमरी रेसिस्टेंस फाइंड करते हैं, तब तो जाकर रेफर करेंगे और फिर यहाँ पे 75 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो RP हमारा क्या हो जाएगा, VP अपॉन क्या होगा, IP, माने प्राइमरी में कितना वोल्टेज है और सेकेंडरी और प्राइमरी में कितना करंट है, उस दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या मिलेगा, रेसिस्टेंस। देखिए ये VP और IP दिया हुआ है, इज नथिंग बट मैं ऐसा बोल दूँ कि 8 अपॉन ये हमारा क्या हो गया, 8 1 ओम हो गया, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा क्या, 1 ओम। सिमिलरली इसी तरह से मैं कहूँ कि RS हमारा क्या हो जाएगा, तो VS अपॉन क्या हो जाएगा, IS। इसको जब आप करोगे, देखो VS हमारा कितना है 4 और IS कितना हमारा 16, तो इसको जब कैंसिल आउट करोगे ये आ जाएगा आपका क्या, 0.25 ओम। ये हमारा प्राइमरी का रेसिस्टेंस आ गया और ये हमारा किसका आ गया, सेकेंडरी का रेसिस्टेंस आ गया। देखिए अब कह रहा है कि रेसिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड, पहले तो इसको आप लिख लीजिए, रेसिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड। अब याद कीजिए, अगर आपको याद होगा कन्वर्सन का फॉर्मूला कह सकते हो कि प्राइमरी साइड जब रेफर करते हैं तो उसको हम R01 से डिनोट करते हैं और इसको लिखते हैं R1 प्लस N1 अपॉन N2 स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका R2। इसको इस प्रकार से लिख सकते हो या इसी को आप ऐसे भी लिखा जाता है, पहले तो ये देख लो, R2 डैश लिखा जाता है, ठीक है, जहाँ पे कि R2 डैश बराबर क्या हो जाता है, N1 अपॉन N2 अपॉन स्क्वायर और R2। इसी को आप लिख सकते हो R2 अपॉन K स्क्वायर, ठीक है, R2 अपॉन K स्क्वायर। देखिए ये आसान है याद करने के व्यू से, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि डिवाइड करें कि गुना करें K स्क्वायर से जब रेसिस्टेंस को करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या किया मैंने, देखो यहाँ पे क्या था, ये रेसिस्टेंस था, मतलब सेकेंडरी साइड में रेसिस्टेंस था। सेकेंडरी साइड के रेसिस्टेंस को हम किधर ला रहे हैं, प्राइमरी साइड में। सेकेंडरी साइड के रेसिस्टेंस को किधर लाए, प्राइमरी साइड में। तो ये हमारा जब प्राइमरी साइड में आ रहा है तो हम N1 को ऊपर रखेंगे, N1 को क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे और N2 को क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। और यही चीज़ बोले कि प्राइमरी को जब सेकेंडरी साइड में ले जाओगे तो फिर सेम उल्टा कर देना, उधर N2 को ऊपर रखना और N1 को नीचे रखना और स्क्वायर कर देना। समझ में आ रही बात, क्या बोला मैंने, स्क्वायर कर देना, ठीक है। या ये N1 अपॉन N2 क्या होता है, टर्न रेशियो, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K को आपने क्या लिखा है, N2 अपॉन N1, तो इसको आप लिख सकते हो कि R2 अपॉन K स्क्वायर, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। ये K की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, N2 अपॉन N1। जब इसको भी देखोगे दोनों हमारा क्या होगा, लगभग क्या वही चीज़ है, दोनों बराबर है, सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से R01 आप फाइंड करो तो कर सकते हो क्या, ये R01 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो R1 का वैल्यू आपने क्या लाया है, R1 नथिंग बट हमारा क्या है, प्राइमरी का, R1 क्या है प्राइमरी, R2 क्या था सेकेंडरी, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस, बोलिए हाँ कि ना। और फिर N1 अपॉन N2, N1 अपॉन N2 का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे आपने क्या किया था, E1 अपॉन E2 किया था, तो यहाँ पे कर दे हम N1 अपॉन, इसी को आप क्या लिख सकते हो भैया, N1 अपॉन N2, बोलो लिख सकते हो क्या, बोलो N1 अपॉन N2 लिख सकते हो, E1 अपॉन E2 या N1 अपॉन N2, N2 अपॉन N1 या E2 अपॉन E1, इसी को उल्टा कर दो तो यहाँ K की जगह 1/K हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं ऐसा कहता हूँ, चलो डायरेक्ट में करता हूँ, 210 115 का स्क्वायर इंटू और R2 आपका कितना आया, ये कुछ इस तरह से आया, बोलो हाँ कि ना। अब यहाँ से आओ 1 प्लस, जब इसको कैंसिल करोगे तो ये कितना 2 से जाएगा, मतलब कि 4 इंटू 0.25, बोलो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 = 2 ओम। देखो ये 2 ओम क्या आया, ये जो 2 ओम आया आपका रेसिस्टेंस रेफर्ड टू प्राइमरी साइड आया, रेसिस्टेंस रेफर्ड टू प्राइमरी साइड। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो अब जब ये आया R01, लेकिन ये किस टेम्परेचर पे आया,
मेरा नॉर्मल टेम्परेचर पे है, जो कि आपका रूम टेम्परेचर था कितना 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है कितने टेम्परेचर पे, 75 डिग्री सेल्सियस पे। तो याद कीजिए, एक फॉर्मूला आपने याद पढ़ा होगा, आपको मैंने बताया है, R75 234.5 प्लस T2 अपॉन 234.5 प्लस T1। मैंने कुछ ऐसा फॉर्मूला आपको बताया होगा। अब देखो ये T2 की जगह पे ये हो जाएगा, इधर इंटू कर दो और ये R01 कर देते हैं, ठीक है। माने कि ऐसा इसको लिख सकते हो, 234.5 प्लस T2 की जगह पे क्या हो जाएगा, 75 डिग्री अपॉन 234.5 प्लस T1 की जगह पे कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। बोलो समझ में आई बात क्या, ठीक है। और इसको आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने, क्योंकि ये R01 है। आपने फार्मूला कुछ इस प्रकार से पढ़ा होगा, याद करो, ऐसे पढ़ा होगा, R2 अपॉन R1, ऐसा फार्मूला आपने पढ़ा है। R2 बताया होगा मैंने, R2 अपॉन R1 इक्वल टू 234.5 प्लस T2 अपॉन 234.5 प्लस T1, ये फार्मूला था। इसी को मैंने क्या किया, R2 पे टेम्परेचर, R2 पे हमें मतलब वो रेसिस्टेंस है जिस पे कि हमें कन्वर्ट करना है, तो R2 की जगह हमें क्या होगा, चूँकि इसको हमें क्या करना है, 75 डिग्री सेल्सियस पे करना है, तो यहाँ पे मैं ऐसा कर दे रहा हूँ आपको R75 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब R 75 डिग्री पे चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 234.5 प्लस 75 अपॉन में 234.5 प्लस T1 की जगह पे क्या होगा, रूम टेम्परेचर, यहाँ पे 25, चूँकि R1 मालूम है, आपने लाया ही है क्या, 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2.3853 ओम। ये आ जाएगा आपका क्या, रेसिस्टेंस रेफर्ड टू प्राइमरी साइड एट 75 डिग्री सेल्सियस। एक चीज़ यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर समझिएगा, मैंने बताया था कि टेम्परेचर जो कंडक्टर होता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर का रेसिस्टेंस बढ़ता है, चूँकि ये कंडक्टर हमारा क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। क्लियर है, मैंने ये बोला था। अब देखो इसको कह सकते हो, ये जो आपने रेसिस्टेंस निकाला है कितने टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब आपको ये निकालना कितने पे है, 75 डिग्री सेल्सियस पे। निकालना कितने पे है, 75 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर को आपने क्या किया, बढ़ाया, टेम्परेचर को क्या किया, बढ़ाया। जब आप 75 डिग्री सेल्सियस पे निकाले तो आपका रेसिस्टेंस कितना आया, 2.38 रेसिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे 2 ओम आया और 75 डिग्री सेल्सियस पे 2.38 आया। इसका मतलब यही हो रहा है ना कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हमारा ये रेसिस्टेंस है ट्रांसफार्मर का, जो प्राइमरी साइड आप रेफर्ड करके लाए हो, वह रेसिस्टेंस का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ में आई बात, रेसिस्टेंस का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ गया। तो इससे आप कह सकते हो कि हाँ, टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टर का जो, चूँकि यहाँ पे हम रेसिस्टेंस किसका निकाल रहे हैं भैया, वाइंडिंग का ही तो निकाल रहे हैं, अरे वाइंडिंग का ही निकाल रहे हैं ना, कोर का थोड़ी ना रेसिस्टेंस, टैंक का थोड़ी ना रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं। रेसिस्टेंस हम किसका निकाल रहे हैं, वाइंडिंग का रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो वाइंडिंग का रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो वाइंडिंग हमारा किस मटेरियल का बना होता है, एल्युमिनियम या फिर कॉपर, डिपेंड करता है कि आप कौन सा ट्रांसफार्मर बना रहे हो या कैसा बना रहे हो, ठीक है। तो एल्युमिनियम भी आप यूज़ कर सकते हो और कॉपर भी यूज़ कर सकते हो। अब एल्युमिनियम या कॉपर दोनों क्या है, कंडक्टर है, और कंडक्टर का आप जानते हो कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ कंडक्टर का रेसिस्टेंस बढ़ता है, चूँकि कंडक्टर हमारा क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। अगर यही चीज़ इंसुलेटर रहता या सेमीकंडक्टर होता तो दोनों के केस में फिर सेम हो जाता। टेम्परेचर बढ़ने से सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर में, दोनों में टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस जो होता वो क्या होता, घटता। रेसिस्टेंस क्या होता, घटता। चूँकि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर दोनों क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। समझ में आई बात। चलिए, तो होप सो आपको ये समझ में आएगा किस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कोर लॉस फाइंड करने के लिए बोला है। याद कीजिए, कोर लॉस से रिलेटेड और भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व किए ऑलरेडी, जिसमें से कि हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट लॉस को अलग करना था। क्लियर, वो आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि सिर्फ कोर लॉस फाइंड करना है, वह भी एक्यूरेट कोर लॉस को किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है।
देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि द फॉलोइंग रीडिंग्स वेर ऑब्टेन्ड व्हेन मेजरमेंट ऑफ नो लोड लॉस वाज कैरिड आउट ऑन 440/230 वोल्ट 3 फेज ट्रांसफार्मर। ठीक, कोई 3 फेज ट्रांसफार्मर है, उस पर जो है नो लोड टेस्ट परफॉर्म किया गया, तो कुछ मतलब निम्न इस प्रकार से कुछ रिजल्ट ऑब्टेंड हुआ कह सकते हैं, या ऑब्जर्वेशन जो हुआ, या उसका जो वैल्यू आया, वो जो भी आप इक्विपमेंट लगाए हुए थे, कहने का एमीटर, वोल्ट मीटर या फिर वॉट मीटर सब जो लगाए हुए थे, उसका कुछ वैल्यू आया कुछ इस प्रकार से। V1 इक्वल टू आया 440, V2 इक्वल टू 450, W1 650, W2 320। ठीक है, इफ CRGO लैमिनेशन आर यूज्ड फॉर द कोर फाइंड एक्यूरेट नो लोड लॉसेस। अगर दिया हुआ है कि CRGO लैमिनेशन अगर आप यूज करते हैं तो फिर आपको क्या करना है, नो लोड लॉस फाइंड करना है, या फिर आप कह सकते हैं कोर लॉस को फाइंड करना है। क्लियर है? देखिए आपको मैंने बताया था ऑलरेडी कि जब नो लोड टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, या फिर उसी को आप कह सकते हैं कि कोर लॉस टेस्ट जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो उस टाइम में मैंने आपको बताया था कि एक एमीटर रहता है, एक वोल्ट मीटर रहता है और एक वॉट मीटर रहता है। लेकिन एक अलग मेथड आपको बताया था कि आप एक्यूरेट मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। हालांकि डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, उसको क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर? उसको क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जब आप जो कोर यूज़ करेंगे, उस कोर में आप किस प्रकार का स्टील यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स कि आप ओरिएंटेड स्टील यूज़ कर रहे हैं या फिर नॉन ओरिएंटेड स्टील यूज़ कर रहे हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। उसमें देखिएगा फार्मूला जाकर, आपको कुछ ऐसा फार्मूला मैंने बताया है कि W0/K प्लस P2 का स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से मैंने आपको फार्मूला बताया है। क्लियर है? तो फार्मूला अगर बताया होगा तो आपने किया होगा कुछ इस प्रकार से, अगर नहीं किए हैं तो देख लीजिएगा उसको एक बार। ठीक है, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ आपको, ये ऐसा कुछ फार्मूला मैंने बताया होगा, P1 प्लस K² P2, कुछ ऐसा मैंने फार्मूला बताया है, आपको याद हो तो। या एक्यूरेट मेथड आप ध्यान से देखो तो एक्यूरेट मेथड में हमने क्या किया था, 2 वोल्ट मीटर लगाया था, एक RMS कह सकते हैं, या जो कि AC वैल्यू RMS वैल्यू मेज़र करता था, और दूसरा एवरेज वैल्यू मेज़र करता था। मतलब कि 2 वोल्ट मीटर में एक रेक्टिफायर टाइप और एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स टाइप वोल्ट मीटर हमने यूज़ किया था। उसके बाद हमने 2 वॉट मीटर भी लगाया था 3 फेज़ के लिए, जिसमें से कि W0 इक्वल टू हम लोग क्या लिख रहे थे, W1 प्लस W2 अपॉन P1 प्लस K² P2। अब देखिए यहाँ K इक्वल टू क्या है भैया, तो V2 अपॉन क्या था, V1, माने कि RMS बटे एवरेज। ठीक है, RMS बटे एवरेज, यही था ना K कुछ इस प्रकार से था। और कहा जाता है कि अगर ओरिएंटेड स्टील है, ओरिएंटेड स्टील अगर आप यूज कर रहे हो, ओरिएंटेड स्टील माने क्या हो गया, देखो हाँ, ओरिएंटेड स्टील के लिए हमारा क्या था, P1 और P2 जो था दोनों क्या था, बराबर था। ठीक है, P1 एंड P2 दोनों क्या था, बराबर था, जो कि कितना था, 0.5। अगर नॉन ओरिएंटेड था तो इसी में आपका 1.7 था और 1.3 था। ये सब वैल्यू याद रखिएगा आपको। ठीक है, हालांकि एग्जाम में शायद ही न्यूमेरिकल आपको पूछा जाएगा, क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं किया हुआ है कि न्यूमेरिकल आपको बनाना है। क्लियर ना? लेकिन देख लीजिएगा, क्या पता अगर पूछ दे तो फिर क्या कीजिएगा उस टाइम। तो ये हो गया आपका। अब देखो ओरिएंटेड स्टील का मतलब क्या, CRGO जो होता है वो क्या होता है, ओरिएंटेड है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन्ड ओरिएंटेड। ओरिएंटेड मतलब सजाया जाता है, आप कह सकते हैं कि जब कोर देखेंगे ना तो इस प्रकार से उस पर लाइनिंग बना हुआ रहता है। ये जो होता है ना, फ्लक्स को एक पाथ प्रोवाइड करता है ओरिएंटेशन। ठीक है, तो फ्लक्स को क्या करता है, एक पाथ प्रोवाइड करता है, ताकि उसी डायरेक्शन में फ्लक्स जो है सेटअप होता है। समझ में आ रही बात? इसलिए क्या किया जाता है, कोर को ओरिएंट किया जाता है। ठीक, तो ओरिएंटेड स्टील CRGO जो है हमारा क्या है, ओरिएंटेड स्टील है। तो उसके लिए आप P1 और P2 इक्वल टू क्या कर सकते हो, 0.5। चलिए आते हैं अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर है तो आप एक बार देख लीजिएगा, नो लोड टेस्ट जो मैंने बताया है, कोर लॉस टेस्ट या नो लोड टेस्ट, उसमें मैंने एक्यूरेट मेथड बताया है। एक्यूरेट मेथड में हमने 2 वोल्ट मीटर लगाया था और 2 वॉट मीटर करके, और लास्टली आपको कुछ इस प्रकार से मैंने एक फार्मूला बताया होगा, W0/P1 प्लस K² P2, जहाँ पे कि P1 और P2 क्या है, नथिंग बट हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस है।
70% होता है क्या, 70 से 80% तक हमारा हिस्टैरिसीस लॉस होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, और फिर 20 से 30% होता है एडी करंट लॉस होता है। उस हिसाब से हमने P1 क्या कर दिया था 0.7 और P2 कर दिया था क्या 0.3। इस प्रकार से ये देखो, ये वैल्यू जो मैं बता रहा हूँ ना, ये वैल्यू ऐसा नहीं है कि मैं खुद बोल रहा हूँ, ये वैल्यू दिया हुआ है BIS के द्वारा, इसलिए हम लोग को इसे कंसीडर करना पड़ता है। और K जो था वो था हमारा क्या V2 अपॉन V1, नथिंग बट RMS वोल्टेज अपॉन रेक्टिफायर वोल्टेज कह लीजिए, एवरेज वोल्टेज जो था वो, जो भी आपको वैल्यू आएगा यहाँ से आपका ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं, टेस्ट करने के बाद कुछ आएगा ना वैल्यू, उसको आप नोट डाउन करेंगे, तो वही नोट डाउन किया हुआ वैल्यू आपको यहाँ पे रखना है और उसको सॉल्व कर देना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ऐसा कहते हैं कि W0 निकालते हैं। W0 इक्वल टू क्या था W1 प्लस W2। W1 प्लस W2 कहने का मतलब क्या हो गया 650 और प्लस 320, ये कितना हो जाएगा 970 वाट। अब देखिएगा कैसे एक्यूरेट भी आता है, ये भी समझिएगा आप, ठीक है। अभी जो होता है ये कितना आ गया 970 वाट आया, ठीक है, कितना आया 970 वाट, इतना वाट होगा, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं हुआ। एग्जैक्ट बोलिए कि कितना एक्यूरेट कितना होगा, इस चीज़ को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको मैं बोल रहा हूँ कि WI एक्यूरेट जो होगा, ये एक्यूरेट ये हो जाएगा आपका W0 अपॉन P1 प्लस K स्क्वायर P2, ठीक है, P1 प्लस K स्क्वायर P2, ठीक है, सॉरी KP2 होगा, नॉट K स्क्वायर नहीं होगा बाबू, ठीक है, क्या होगा KP2। अब K बराबर ये था आपका ये V2 अपॉन V1 के स्क्वायर, ठीक है, K इक्वल टू V2 अपॉन V1 के स्क्वायर था, इसको सुधार लीजिएगा आप, क्लियर ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये हो गया। अब देखो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है तो आप लिख दो P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू 0.54 ओरिएंटेड स्टील, 4 ओरिएंटेड स्टील। अब यहाँ से आप क्या करो, K का वैल्यू निकाल लो। K इक्वल टू क्या है V2 अपॉन V1 का स्क्वायर। V2 कितना है यहाँ से देख लो 450 अपॉन, और V1 कितना है 440। इसका अगर स्क्वायर करते हो तो कितना हो जाएगा, ये आप निकालिए, ये कुछ आ जाएगा 1.046 आ जाएगा, ठीक है 1.046। अब देखो ये भी डायमेंशन लेस रहेगा, ऊपर भी वोल्टेज नीचे भी वोल्टेज, यूनिट दोनों कट जाएगा, डायमेंशन कोई यूनिट इसका नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं W0 कितना है भैया 970 अपॉन P1 कितना 0.5 प्लस K कितना आ गया 1.046 इंटू P2 कितना आया 0.5। इसको आप सॉल्व कीजिए, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 948.191 वाट। देखिए समझ में आया क्या, करना कुछ नहीं है, बस फार्मूला को आपको क्या करना है याद रखना है, ठीक। इसका डेरिवेशन मैंने नहीं बताया कि कहाँ से ये आया है, बट फार्मूला डायरेक्टली मैंने बताया, उस फार्मूला को आप याद रखिए और वैल्यू को क्या करिए पुट कर दीजिए। देखिए जब आप कैलकुलेट किए थे तो कितना आया था 970 वाट, ठीक है, कितना आया था 970 वाट, लेकिन जब एक्यूरेट मेथड आप यूज़ किए तब कितना आया 948 वाट। देखो ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा, ऑब्वियसली ये ज़्यादा है 970 वाट, तो ये ज़्यादा आया, लेकिन इसको जब एक्यूरेट किए मतलब तो ये क्या हो गया वैल्यू आपका घट गया, घट के वैल्यू कितना हो गया 948.1 में, मतलब सीधा सीधा आप कहिए कि 948 वाट हो गया ना। तो वैल्यू ये क्या आया एक्यूरेट। तो यही मेथड यूज़ किया जाता है। मतलब देखो प्रैक्टिकली अगर बोलोगे कि लैबोरेटरी में या फिर आप जो किसी भी कंपनी में जाते हो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जहाँ पे कि ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर किया जाता है, क्लियर नहीं, तो वहाँ पे ये मेथड यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जब कहा जाता है कि एक्यूरेटली यूज़ करना है, एक्यूरेटली निकालना है, तब किया जा सकता है, लेकिन जनरली हम लोग यही मेथड यूज़ करते हैं, सीधा सीधा जो रहता है हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। समझ में आई बात। 3 फेज़ के लिए भी आप सीधा मतलब 2 वाट 1 वोल्ट मीटर 1 वोल्ट मीटर और 1 एम्मीटर लगा के सिंगल फेज वॉट मीटर और मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसमें, 3 फेज़ के केस में भी तो कर लेते हैं, ठीक। और 2 वोल्ट मीटर मेथड भी यूज़ करना है तो वो भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो डायरेक्टली जो वैल्यू मेज़र किया जाता है ना वॉट मीटर से, वही वैल्यू को मान लिया जाता है कि वही वैल्यू क्या है, कोर लॉस है या फिर आयरन लॉस है। लेकिन जब एक्यूरेटली आपको कहा जाता है तब फिर आपको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा और फार्मूला यूज़ करके आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आई बात। तो ये क्या था आपका कोर लॉस फाइंड, एक्यूरेट कोर लॉस फाइंड करने के लिए, ठीक। तो अब देखो इसमें टेम्परेचर पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं, इसमें टेम्परेचर क्या, इसमें रेसिस्टेंस है नहीं, तो यहाँ पे
कोर का भी कुछ रेसिस्टेंस होगा तो माइनर चेंजेस होगा, उसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ तक होप सो आपको समझ में आया। क्लियर ना? फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, आज हम लोग इतना तक ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जाने से पहले एक पेड़ आप ज़रूर लगाइएगा स्टीम एकेडमी के नाम। ठीक है, और अगर आपके कोई दोस्त लोग हैं, सहपाठी लोग हैं, तो उन्हें भी आप प्रेरित कीजिएगा कि वह भी एक पेड़ लगाएं। ठीक है ना? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। जय भारत।